हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्च 2019 का पेपर। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मार्च 2018 का पेपर कंप्लीट कर लिया था, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स थे, जहां भी जरूरी मुझे लगा था, मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं 19 का। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जो भी इसमें जरूरी चीजें मैं वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, नोट्स में दिखाता जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। आप साथ साथ में रिवाइज करते जाना। रिवाइज मतलब जो जो चीजें मैं कहता हूं उसको आप मन में रिपीट करते जाना। इससे क्या होगा, आपको चीजें जल्दी याद होंगी और आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेक्शन ए का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा है कि रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रीजन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके लिए चलते हैं पहले नोट्स की तरफ, थोड़ा देखते हैं क्या बातें हैं। तो यहाँ पे देखोगे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में अगर देखोगे, ठीक है, ये इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट जो है वो शायद है ना आपका 2020 वाले पेपर में है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं मैं। हाँ, ये एक्चुअली आपका 2022 वाले पेपर में है। तो मैं वहां पे आपको इसका मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ये दो क्वेश्चंस आते हैं, ग्रोथ एंड मीनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इस फिलहाल फोकस कर लेते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इंडिकेटर्स। रियल वाला कौन सा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो चार के चारों ही पढ़ के ये लगता है लाइक इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज अ गुड वन, इंक्रीज इन लिटरेसी इज आल्सो गुड वन, डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट इज अ गुड। कि अगर मैं किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो डिक्रीज हो रहा है तो ये तो किसी भी कंट्री के लिए कहते हैं ना कि बेटर चीजें हैं। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, तो कौन सा वाला रियल है। तो रियल के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स कितने हैं। तो हमारे पास टोटल 4 इंडिकेटर्स है। नंबर 1, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, ध्यान से सुनना। नंबर 1, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करता है नेशनल इनकम के बारे में। सेकंड जो है वो डिस्कस करता है पर कैपिटा इनकम के बारे में, यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी पीसीआई, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। मैं यहां पे लिख देता हूं, पर कैपिटा या इनकम। ठीक है, ये स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो पर कैपिटा इनकम क्लियर है। उसके बाद थर्ड है पी क्यू एल आई। पी क्यू एल आई टॉपिक जो था वो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मैंने 2018 वाले के क्वेश्चंस में मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पहला ही क्वेश्चन था। उसके बाद अगला है एच डी आई। तो पहले मैं आपको ये बाकी के 3 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर 1, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। अब ये क्या है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, याद रखना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एनी कंट्रीज नेशनल इनकम इंक्रीजेस, ये इस साइन का मतलब इंक्रीमेंट होगा। जहां पे भी मैंने ये ऐसा साइन बनाया है इसका मतलब मैं वहां पे इंक्रीज की बात कर रहा हूं, और जहां पे भी मैंने ऐसा साइन बनाया इसका मतलब मैं वहां पे डिक्रीज की बाट कर रहा हूं। क्लियर है, तो ये साइन को आप दिमाग में रखना, तो क्या होगा आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे वापस ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेशनल इनकम इंक्रीजेस इफ इट मींस कि देयर इज अ डेवलपमेंट इन द कंट्री। ये राइट का मतलब यस की वो चीजें है। और जहां पे भी अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रहा है, इट मींस द कंट्री इज इन अंडर डेवलपिंग सिचुएशन। अगर कंट्री में नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि इट इज डेवलपिंग कंट्री। इफ द नेशनल इनकम इज डिक्रीजिंग, इट मींस वी कैन से द कंट्री इज अंडर डेवलप। क्लियर है इतना। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हो, सर ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो यहां पे देखो मैंने बताया टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, और यहां पे भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है वो सुनना। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये पीओपी है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। पीओपी यानी पूरा ही मैं वर्ड लिख देता हूं पॉपुलेशन। ये जो पीओपी लिखा है इसका मतलब ये है पॉपुलेशन। तो यहां पे याद रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मींस टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट मींस इट इज शोइंग पर पर्सन इनकम ऑफ अ कंट्री, पर पर्सन। क्लियर है,
पर पर्सन की कितनी इनकम है उसको डिनोट कर रहा है। अब बोलोगे सर ये इतना डिटेल में याद रखना जरूरी? यस, यू हैव टू। रीजन है, क्वेश्चन में इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट भी क्वेश्चंस बनते हैं। इवन आपको एग्जाम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसीआई या पर कैपिटा इनकम, ये भी 1 मार्क्स में आया हुआ है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना होगा। जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया उसका सिर्फ एक ही रीजन है। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को पहला तो मेन ये है कि स्टूडेंट्स एमसीक्यू पे फोकस ही नहीं करते, तो वो हो गया। दूसरा रीजन ये है कि इसकी वजह से आपके 1 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तीसरा रीजन ये है कि आपके रिवीजन हो जाएगा, जो आपका रिवीजन है वो बेटर हो जाएगा। जैसे अभी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है, मैं चारों के बारे में बता दे रहा हूं, मैं कीवर्ड्स बता दे रहा हूं, तो आप ये कीवर्ड्स याद रखोगे तो आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? तो यही मेन टारगेट था इस क्लासेस का। आपको पता चल ही गया होगा, आपने एक क्लास देख ही ली है इसलिए आपको आइडिया होगा। 2018 वाला मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था उसको भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम तो समझ में आ गया। अब उसके बाद एक बात याद रखना है, किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, यानी यही बात को यहां पे कॉपी पेस्ट करना। देखो मैंने एरो बना दिया ना, तो बस एनआई के बदले में पीसीआई। किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस होता है, इट मीन इट इज शोइंग द डेवलपमेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। इफ एनी कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इज डिक्रीजिंग, इट इज शोइंग द अंडर डेवलपिंग सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन आपको याद रखना है, स्पेशली आपको याद रखना है, वो ये है कि एज पर द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ हैज सजेस्टेड दैट PCI is the indicator of economic development. It means it is the real indicators of economic development. और यही है हमारा आंसर। हमारे आंसर में भी यानी क्वेश्चन में भी यही पूछा था, which of the following is real indicator of economic development? तो याद रखना है it is the real indicator of economic development, यानी आंसर जो होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं यानी कलर कर देता हूं, तो आपको याद रहेगा इट इज द रियल वैल्यू। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लेकिन थोड़ा एक और टॉपिक बचा, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द थर्ड वन इज एचडीआई। PQLI I have already explained in the previous class. Now let's discuss the meaning of HDI. अब HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट? अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है? इसमें 3 इंडिकेटर्स है। देयर आर बेसिकली 3 इंडिकेटर्स इन HDI, देयर आर 3 इंडिकेटर्स इन PQLI। अब HDI में जो पहला है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन विल लिव, यानी एक पर्सन कितना जिंदा रहेगा उसके बारे में बताता है। सेकेंड है नॉलेज। नॉलेज का मतलब कितना एजुकेटेड है। देखो मैंने ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि कितना एजुकेटेड है, आपको याद होगा इसकी जो PQLI है उसमें लिटरेसी वर्ड यूज किया है। लिटरेसी वर्ड यूज किया है। अब क्वेश्चन से लिटरेसी वर्ड का मतलब क्या था? लिटरेसी वर्ड का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि सिर्फ समझो ऐसे, मैं लोकल वर्ड में यूज करता हूं कि भैया पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, सिर्फ ये इसके बारे में बताता है। ये हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर लिटरेट, यानी ये बताता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर लिटरेट, राइट? लेकिन ये बताता है कि हाउ मच दे आर लिटरेट। इट मींस कि कितना एजुकेटेड है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं वो भी लिख देता हूं। एग्जांपल एग्ज्यूम करते हैं कि मैं मान लो कि एक कमरे में 100 लोग हैं, एक कमरे में नहीं मतलब फैमिली में 100 लोग हैं। अब मैं कोई आता है पूछता भैया पढ़े लिखे हैं, तो जवाब आता है यस वी ऑल आर एजुकेटेड। तो ये हो गया आपका लिटरेसी। लेकिन अगर कोई पूछता भाई कितना पढ़े लिखे हो, तो ये हो गया आपका नॉलेज। दोनों चीजें डिनोट करता है। मान लो पढ़े लिखे तो सब है, 100 के 100 पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर मान लो उसमें से जो 20 है वो PhD होल्डर्स है, तो ये उनका एजुकेशन हो गया है। उसमें से 20 है वो सिर्फ मास्टर्स है, यानी मान लो कि उन्होंने MCOM किया है, तो ये उनका नॉलेज हो गया। तो ये होता है आपका नॉलेज। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट है गुड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अब गुड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब क्या था? यहाँ पे जो भी बेसिक नीड्स होती है किसी भी एक इंसान की, बेसिक नीड्स लाइक कहते हैं ना, सैनिटेशन हो गया, वाटर हो गया, या फूड हो गया, कैलोरी वाला फूड हो गया, कैलोरी मतलब अच्छा विटामिन वाला फूड हो गया, डेवलपमेंट कर सके वो, तो वो सारी पॉइंट्स आ जाते हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है? तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पे? टोटल हो गए 3 पॉइंट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सेपरेट क्वेश्चंस बनता है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ HDI? तो याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 0। अब एक और क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI? तो याद रखना PQLI का 100 है और HDI का 1 है।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2014 फर्स्ट नंबर पे कौन था? नॉर्वे। याद रखना है फर्स्ट नंबर पे कौन था? नॉर्वे। और नॉर्वे की जो वैल्यू थी दैट वाज 0.944। उसके बाद इंडिया का याद रखना है, इट वाज द 130th रैंक। कितने कंट्रीज में से? 188 कंट्रीज में से, यानी 188 में से 130वां रैंक था। दैट्स व्हाई मैंने लिखा 130 डिवाइडेड बाय 188, यानी 188 में से इसका कितना नंबर था? 130 नंबर पे था। और इंडिया का जो वैल्यू था वो कितना था? 0.609। ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना होगा। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये हमारा था पहले क्वेश्चन का, जितना मुझे आइडिया था मैंने उतना आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड लिखा हुआ है व्हाट वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आ गया ना एचडीआई का, और कौन से कंट्री का पूछे? नॉर्वे का। और अभी मैंने बताया था नॉर्वे का कितना था? 0.944। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होकर 0.609 लगा के आए थे। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उस साल पेपर हुआ था तो बच्चे मुझसे मिलने आए थे। अब देखो 609 जो था वो इंडिया का था, तो याद रखना है कि अपना कितना था? 609, बट इसलिए नॉर्वे का पूछ लिया था, तो नॉर्वे का कितना था? 0.944, यानी आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है who gave the following definition: inflation is said to occur when monetary income rises faster than the real income। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस और हु गिव द फॉलोइंग डेफिनेशंस। इसलिए आपको कुछ डेफिनेशंस जो है वो आपको मेमोराइज करना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तरीके बता दूंगा कि आपको मेमोराइज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे जो फोकस किया, इन्फ्लेशन इज सेड टू ओकर व्हेन मॉनेटरी इनकम, ध्यान से सुनना, व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। यानी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इनकम की बात हो रही है। तो क्वेश्चन है कि सर ये डेफिनेशन किसने दिया था? तो मैं पहले लेके चलता हूं, दो डेफिनेशन दिखाता हूं जो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं। नंबर वन, excess demand over supply of goods. Excess demand over supply of goods. This definition was given by the learner. And the second definition, monetary income rises faster than the real income. Income definition was given by the Pigou. यानी शॉर्ट में आपको याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जब भी क्वेश्चन में इनकम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है इट इज गिवन बाय पिगू। अब जब भी क्वेश्चन में डिमांड रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इट इज गिवन बाय द लर्नर, राइट। तो ये दोनों ही आंसर आपको याद रखना है। दे कैन आस्क एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या है? सो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये पिगू। यार सॉरी, हमारा आंसर हो जाएगा पिगू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोन एज। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेता हूं, कोई भरोसा नहीं है मेरा, नहीं दिया है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि बाय विच नेम इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोन एज। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और हम सब जानते हैं कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंफ्यूज करने के लिए नेम्स जो है ना बहुत सिमिलर लिख देते हैं ये लोग, तो ये थोड़ा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट ऑफ रुपीज आर डिसाइडेड बाय द तेंदुलकर कमिटी इन द ईयर 2011 एंड 12 फॉर डिसाइडिंग पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज। अब देखो ये जो तेंदुलकर कमिटी है ना, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो तेंदुलकर कमिटी ने काफी सारी बातें बताई थी, तो मैं वो सारी बातें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियरली समझ लो। यहाँ पे पूछा है कि तेंदुलकर कमिटी ने 2011-12 में कितना अमाउंट बोला था, कि किसके लिए बोला था? अर्बन एरियाज के लिए। ये वर्ड आपको याद रखना, अर्बन एरियाज। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन तो हो गया, अब हमारा एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए यहाँ पे कई लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन दिया था। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दिया था वो थे आईसीएमआर। अब बोलोगे सर ये आईसीएमआर कौन है? तो इट इज ए बेसिकली काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है ये? इट इज अ काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमारे इंडिया में जो भी मेडिकल से रिलेटेड होता है वो रिसर्च यही लोग करते हैं, आईसीएमआर। मे बी पॉसिबल आपने लॉकडाउन में इसका काफी नाम सुना होगा आईसीएमआर का। अब ध्यान से सुनना, ये आईसीएमआर क्या कहता है? आईसीएमआर, एज पर द आईसीएमआर इट मींस की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर, इसलिए इसको याद रखना है। आईसीएमआर ने जब यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के बारे में डेफिनेशन दिया था, यानी एज पर द इनके अकॉर्डिंग कि भाई कोई भी इंसान पुअर है कि नहीं है, सॉरी पुअर है कि नहीं है, कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे मैं बता दूं इन्होंने पुअर को बेस लेके कैसे एक्सप्लेन किया था। इन लोगों ने बोला था कि अगर कोई पर्सन रूरल एरियाज में रहता है, रूरल का मतलब विलेज एरिया, तो उसको एटलीस्ट 24 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है।
अगर कोई पर्सन अर्बन एरियाज में रहता है, सिटीज में रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 2100 कैलोरीज। याद रखना है, रूरल के लिए कितना 2400, अर्बन के लिए कितना 21। ऐसे याद रखना कि गांव में जो लोग रहते हैं, यानी जो विलेज एरिया में रहते हैं, उनको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत है। लेकिन जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो लोगों को दिमागी काम ज्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू द फिजिकल वर्क, तो इसलिए उनको कम कैलोरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई 2100 बोला है ना, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला था तेंदुलकर कमेटी ने 2011-12 के अकॉर्डिंग, ये जो था वो आईसीएमआर ने बोला था, और ये था जो वो तेंदुलकर कमेटी ने बोला था। तो जो तेंदुलकर कमेटी थी, उन्होंने एज पर बोला था मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद रखना है, उन्होंने मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ध्यान में लिया था। यानी ये जो पैसे की बात की गई है ना, ये बेसिकली मंथली है। ये एग्जाम में याद रखना है कि ये आपको 1 मार्क्स में पूछ लेता है, इसीलिए तो मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर में वही बात आ जाती, एक रूरल आ जाएगा और एक आ जाएगा अर्बन। तो रूरल के लिए कितने रुपए की जरूरत है, 816 रुपए की, और अर्बन के लिए कितने रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की। बेसिकली इन्फ्लेशन को माइंड में रखकर डिसाइड हुआ था, क्योंकि जो नॉर्मली देखा गया है शहरों में जो चीजों की प्राइसेस होती हैं वो कंपेयर टू विलेजेस ज्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पे 1000 और 816 रखा हुआ था। राइट, क्लियर है। अर्बन का 1000 है और रूरल का कितना, 816। अब हमारे क्वेश्चन में किसका पूछा था, तो हमारे क्वेश्चन में अर्बन का ही पूछा था, और 11-12 में, और वो भी रुपीज वाला। तो रुपीज वाला तो मिल गया हमको आंसर। आंसर कितना होगा रुपीज वाले का, तो रुपीज वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। इसके अलावा भी मैंने कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किया, उसको भी रीड कर लेते हैं। और उस एक्स्ट्रा जो है ये परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल। ये ऐसा मुझे फील हुआ कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ये इसलिए आप लोग इसको थोड़ा देख लो कैसा है कि ऑन इंटरनेशनल लेवल, अगर इंटरनेशनल पे कोई पुअर है कि नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो उन लोगों ने परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस पे डिसाइड किया था। किसके बेस पे डिसाइड किया था, परचेसिंग पावर पैरिटी। याद रखना है, बाकी लोगों ने जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया था, किसी ने कैलोरीज को लिया, किसी ने मंथली कंजप्शन को लिया, लेकिन यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कोई भी प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी परचेसिंग प्राइस जो है वो यहाँ है, और वही अगर दूसरे कंट्रीज में है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, इसको ध्यान में लेते उसको बोलते परचेसिंग पावर पैरिटी। और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने कहा था इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग कि 1990 में $1 था, 2005 में $1.25 था, और 2015 में कितना था, $1.90। तो मुझे लगता है ऐसा कि ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एज पर द purchasing power parity, how much rupees one should have, then he will be called poor or not। या अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, बट याद रखना है इंटरनेशनल लेवल और परचेसिंग पावर पैरिटी याद रखना है, और आंसर होगा $1.90। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड बाय व्हिच टर्म। अब क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कौन से टर्म से समझते हैं, तो ऑप्शन है 4, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। तो पहला सवाल है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये मैंने डिटेल क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट सेशन में। तो अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड किया है जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली 2 क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे मतलब 2 बनते हैं। पहला है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन किसके साथ है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन किसके साथ है, तो मैंने अभी बताया, क्या बताया नहीं बताया, सुनो। मैं बता रहा हूं कि सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। क्या होगा आंसर, सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। यानी जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द एक्टिव वर्क फोर्स। मतलब कि ऐसे कितने लोग जो काम कर सकते हैं, मींस द पीपल हु आर हैविंग एक्टिव वर्क, और वी कैन से हु आर हैविंग द पावर टू वर्क, राइट। अब जैसे मान लो कि एक पर्सन है, जैसे मैं ही, मेरा एग्जांपल ले लो, मैं मान लो मैं 70 साल का, 70 साल ज्यादा बोल दिया वैसे, चलो समझ लो। जैसे मैं 70 ईयर्स का हूं और मैं काम करने लायक बिल्कुल नहीं हूं, अब मुझे जाके बोला जाता है चलो चलो काम करो, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों अनएम्प्लॉयड नहीं, बिकॉज मैं फिजिकली अनेबल हूं वर्क करने के लिए। तो जब मैं फिजिकली अनेबल हूं तो इट मींस आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। कैसे पता चला आई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स, वो हमें पता चलेगा इस वैल्यू से। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक्टिव वर्क फोर्स में कौन आता है, तो 15 से लेके 64 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं हमारे एक्टिव वर्क फोर्स में। क्लियर है इतना। तो अब इसमें 2 आंसर्स मैंने बता दिया, पहला तो रिलेशन किसके साथ है, दूसरा ये है कि एक्टिव वर्क फोर्स में कौन आता है। तो 15 टू 64 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो एक्टिव वर्क फोर्स में आ जाते हैं। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रैंक इंडिया स्टैंड्स इन हाई पॉपुलेशन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इंडिया का कौन सा रैंक है, एक बात याद रखना, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो पहली बात तो आपको याद रखना है, आपको फॉलो किसको करना है, बुक को फॉलो करना है। आपका नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो
है ना, जॉनी लीवर की बात है। जॉनी लीवर का एक मूवी है ना, उसमें बोलता है भाई आपका नॉलेज, आपका तो नॉलेज की दाद देनी पड़ेगी भाई, आपका नॉलेज कितना, ऐसा डायलॉग है ना, हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी में। तो आपको वो नहीं यूज करना है, मतलब आपका नॉलेज नहीं दिखाना है, आपको थोड़ा सा बुक को फॉलो करना है। जैसे अभी न्यूज आया था कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है, और ये काफी चर्चे में था। रीजन है भाई, हमने कुछ अचीवमेंट नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना ये रिस्की है हमारे लिए, बट फिर भी अचीव कर लिया था गलती से। तो ये दिमाग में रखना है कि हमें प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, हमारा जितना डेटा इसमें है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। और हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से रैंक पे, सेकंड रैंक पे। तो याद रखना है कि इंडिया जो है वो कौन से रैंक पर है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक पे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नाबार्ड कंस्ट्रक्टेड, नाबार्ड कब बना था। तो इसके लिए पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा नाबार्ड से ही रिलेटेड। जो नाबार्ड है उसका काम है एग्रीकल्चर फाइनेंस करने का, ध्यान से सुना, एग्रीकल्चर फाइनेंस का। यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस, जब आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर लोग हैं या फार्मर्स है, उनको कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर फाइनेंस स्कीम स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया था RRB। अब बोलोगे सर ये RRB क्या है, तो RRB का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। ये भी एग्जाम में MCQ में बनता है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बनता है, फुल फॉर्म ऑफ RRB। तो याद रखना फुल फॉर्म ऑफ RRB क्या है, रीजनल रूरल बैंक। अब ये बना कब था, तो ये बना था 1975 में। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि RRB कब बना था, हमें पूछा नाबार्ड कब बना था। तो नाबार्ड जो है वो बना था 1982 में। नाबार्ड कब बना था, 1982 में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन ये बनता है कि फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड क्या बनता है, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ये मैंने देखा भी है क्वेश्चन, तो इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। नेशनल, देखो, NA का मतलब नेशनल, B का मतलब बैंक, अब यहाँ पे ARD बचा ना, नेशनल बैंक फॉर, A का मतलब होगा एग्रीकल्चर, एंड RD का मतलब रूरल, R का मतलब रूरल, और D का मतलब डेवलपमेंट। तो ये याद रखना है, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है, ये इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1982। उसके बाद नेक्स्ट है, for the development of agriculture sector which 5-year plan was implemented by the government। अब इसमें से कब ये वाला स्टार्ट होता है, इसका जो आंसर है ये फर्स्ट ही हो जाएगा कि फर्स्ट से ही लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, what is an accounting statement showing the value of import and export of tangible and intangible goods during a year is known as। अब इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था प्रीवियस क्लास में, 2018 का जो पेपर था उसमें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। मैं एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में रहेगा कि हाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन दिया है, तो प्रीवियस क्लास को जाके आप देख सकते हैं। इनकेस अगर आपने नहीं देखा होगा अच्छे से, तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि हाँ यार वाला क्लास देख लेते हैं। ये देखो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इनविजिबल, विजिबल। इनविजिबल का मतलब सर्विस होता है, विजिबल का मतलब गुड्स होता है। ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही कौन सा है, क्या है, द वैल्यू ऑफ शोविंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल्स का डिटेल, और जहां पे सिर्फ टेंजिबल्स का होता है मतलब गुड्स का होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। राइट, इसके अलावा मैंने और एक्सप्लेन किया था अकाउंट्स कितने होते हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ बीओपी भी बताया था, अकाउंट्स ऑफ बीओपी एंड टाइप्स ऑफ बीओपी। ये सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किया था, तो एक बार वो क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मिले उससे पहले मैं बता दूं, देखो अब मैंने काफी सारी जो चीजें एक्सप्लेन की है, इसमें से देखोगे तो कैश क्रॉप ये वाला भी बाकी है टॉपिक, क्रिबको वाला भी बाकी है, एक्सचेंज रेट वाला भी बाकी है। दिस इज द सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हेन विल से दिस। अब सरप्लस वाला का भी ये मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। ये गुजरात वाला आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट बैंक स्टेब्लिशमेंट कौन सा था, ये अभी शायद बाकी है, अभी तक आया नहीं है ये वाला टॉपिक। ये नेक्स्ट पेपर में है, 2020 के पेपर में। रिवर्स रेपो रेट भी 2020 के पेपर में है। उसके अलावा फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स ये भी हो चुका है पिछले क्लास में। यानी अगर देखोगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये हम लोगों ने एमसीक्यू करते करते कर लिया है। बाकी के जो बचते हैं वो मैं पेपर तो आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां पे आप कवर अप कर लेना, एक बार देख लेना। नहीं मिलता है तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।